माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, हम अपने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ थी, जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, उन सब के बारे में। जो अपने कंप्लीट कोर्स है वो रहेगा अपना यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी का टारगेटेड। दैट मीन्स यहाँ पे अपने जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के अंदर और प्लस एसएससी जो भी यहाँ पे टारगेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के यहाँ से क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं क्या कि जो भी ब्रिटिशर्स के एक्ट्स थी, जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिशर्स यहाँ क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। ट्रेड कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो क्या मिल रहा था? प्रॉफिट मिल रहा था, तभी तो कर रहे थे ना। सेकंड, क्या करने लगे? वो एक्सपेंशन करने लगे। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। दैट मीन्स यहाँ की राजा, यहाँ की जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या करने लगे? कैप्चर करने लगे। कैप्चर करने लगे तो क्या होगा? वो अपना एक्सपेंशन करने लगे, अपने यहाँ पे क्या बनाने लगे? प्रेसिडेंसीज बनाने लगे। थर्ड, क्या होने लगा कि जैसे ही यहाँ के एक्सपेंशन करने लगे तो उन्हें पॉलिटिकल इश्यूज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होना पड़ जाता है, वो पॉलिटिकली भी कंट्रोल करने लग जाते हैं। थर्ड क्या था? जो ओवरऑल था, यहाँ से भी जो रिजल्ट निकलता वो यही निकलता है कि यहाँ से भी क्या रहे थे? वो प्रॉफिट को ले रहे थे। सो हम बात करते हैं बंगाल वाले रीजन की, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लगाया था? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को अप्लाई कर दिया था। अब ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर क्या था? जो यहाँ का प्रिंस होता था, प्रिंस के पास क्या थी? ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसके पास क्या थी? पावर नहीं थी। अगर बात करें ब्रिटिशर्स के बारे में, तो ब्रिटिशर्स क्या थे? पावर तो थी, बट वहाँ पे क्या थी? उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बात करें पावर क्या थी? मैक्सिमम थी, और जो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नाम भी नहीं थी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से क्या देखने को मिलता है? जो प्रिंस है वो भी क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है, क्योंकि पावर तो है नहीं उसके पास। अगर पावर नहीं है, ऊपर से यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचारे के ऊपर इतनी रख दी कि वो संभाल ना पाए। ठीक है, तो 1772 के अंदर होता क्या है कि वहाँ पे एक वॉन हेस्टिंग नाम का एक ब्रिटिशर्स है जो कि क्या कर देता है? अबोलिश कर देता है क्या? ड्यूअल सिस्टम। जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है वो बंगाल से क्या कर देता है? हटा दिया जाता है, अबोलिश कर दिया जाता है। उस टाइम पे क्या हो जाता है? ब्रिटिशर्स और जो गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर जो ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाते हैं? एक नई पार्टी आ जाती है। नई पार्टी बन जाती है कहाँ पे? ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट में एंटर हो गई नई पार्टी। उसके बाद क्या होगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? ग्रीड करने लग जाते हैं, उसके अंदर लालच आने लग जाता है। ग्रीड करेगी तो कुछ ना कुछ और ज़्यादा एक्सपेंड करने की सोचेगी, प्लस दूसरे बंदों को दबाने की भी सोचेगी। उसके बाद ये इलीगली ट्रेड करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी ट्रेड करते हैं जो कि सही नहीं थी, या चुपके चुपके चोरी चोरी क्या कर रहे थे? पैसों को मतलब इकट्ठा कर रहे थे, अपना जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ा रहे थे। उसके बाद क्या आता है? ये ब्राइब भी करने लग गए थे कि ये क्या करने लगे? यहाँ से रिश्वतखोरी वाला भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट आता है कि जो दूसरे बंदे थे वो क्या होने लग जाते हैं? जेलसी होने लग जाते हैं। कौन? जो दूसरे बंदे थे, जो दूसरे बिजनेसमैन थे, सब यहाँ से क्या होने लग जाते हैं? जेलसी फील कर लेते हैं। अगर वो जेलस फील करते हैं तो ओवरऑल क्या करेंगे? अगर कोई भी बंदा जेलस फील करता है तो कुछ ना कुछ करेगा, मतलब कहीं ना कहीं आगे पहुँच दौड़ाएगा अपनी, और वहाँ पे करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा? वो भी यहाँ पे आगे प्रॉफिट को कमाने के बारे में या उसको प्रॉफिट को गेन करने के बारे में ज़रूर सोचेगा। ऐसा ही हुआ। क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट थी वो क्या कहती है कि आप क्या करोगे? जो ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी है वहाँ पे कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट आप हमें ज़रूर दोगे। क्या बोली पार्लियामेंट? कि आप हमें कोई भी फिक्स अमाउंट, जो ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी है वहाँ पे ज़रूर आप यहाँ पे फिक्स अमाउंट हमें दोगे। कब? 1767 के टाइम पे। ठीक है, और साथ के साथ ये बोला गया है अगर आप यहाँ पे अमाउंट देते हो तो आपका जो बैक होता है वो हम क्या करेंगे? उसे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट मीन से अगर फ्यूचर में आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करेंगे? आपको यहाँ से लोन दे देंगे। ठीक है, बोल दिया गया। एक टाइम आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के पास कि उनके पास क्या हो जाता है? पैसे की कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, उन्हें क्या करना पड़ जाता है? लोन लेना पड़ता है। अगर वो लोन ले गए तो क्या होगा? उसके बाद ट्रेजरी में भी पैसा देना है। ट्रेजरी में पैसा देते गए और लोन भी लेते गए, तो एक टाइम ऐसा हो जाता है कि पार्लियामेंट परेशान हो जाती है और क्या करती है? उन पर रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट को ले आती है। कब लेके आते हैं भाई? एक्ट लेके आते हैं 1773 के अंदर, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट।
कहानी को जोड़ते चलिएगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ने क्या किया, अब वहाँ से लोन ले रही है, साथ के साथ ट्रेजरी में भी अपनी फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करवा रही है, लेकिन पार्लियामेंट क्या कर रही है, अब क्या सोचेगी, हम इस पे कुछ ना कुछ अब रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन को लगाते हैं। तो वो एक एक्ट लेके आते हैं 1773 के अंदर, जिसके नाम रखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ से वो क्या करना चाहते हैं, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी है उसको क्या करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा उसकी पावर को कम करना और अपनी पावर को इंक्रीज करने की सोचते हैं। क्या हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पावर को कम करने की सोचते हैं और ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसको और ज़्यादा हाई पावर पे या फिर उसकी पावर को गेन करने के लिए वर्क करते हैं। क्या होता है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट लेके आया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 के अंदर आया। उसके बाद आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आते हैं 1783 के अंदर। उसके बाद चार्टर एक्ट आते हैं 1793 में। उसके ठीक 20 साल बाद अपने 3 चार्टर और आते हैं, तो ओवरऑल 4 चार्टर आते हैं इंडिया के अंदर हर एक 20 साल के डिफरेंस के बाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी क्या थी, प्रेसिडेंसीज थी। प्रेसिडेंसी कहाँ थी, 3 जगह थी। कहाँ थी भाई, बंगाल के अंदर थी, मद्रास के अंदर थी और कहाँ थी भाई, बॉम्बे के अंदर, ठीक है। कहाँ थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। यहाँ पे क्या थी, इनकी प्रेसिडेंसीज थी। अगर प्रेसिडेंसीज थी यहाँ पे इनकी, तो ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ प्रेसिडेंसी है, यहाँ से क्या करें, इन्हें कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ एक्ट्स लिए जाते हैं जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हेड बना दिया जाता है। बोले तो उसको एक पूरी की पूरी कंपनी जो थी उसको कंट्रोल करने के लिए एक बंदे को बिठा दिया जाता है। अब बंदा कौन था ये भी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड को डिसाइड कर दिया जाता है, जो कि गवर्नर था कहाँ का, बंगाल का। कौन था, गवर्नर था जो बंगाल का। उसको क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। साथ के साथ क्या कर दिया जाता है कि 4 काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 4 काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया जाते हैं। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया जाता है, अपॉइंट किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। साथ के साथ इसको हेड बना दिया जाता है पूरी की पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आई थी। उस पूरी की पूरी कंपनी का हेड कौन है, बंगाल वाला जो भी गवर्नर जनरल है वो वहाँ का हेड है। अगर वो हेड है तो वो क्या करेगा, जो अपनी बाकी की प्रेसिडेंसीज हैं मद्रास और बॉम्बे, उनको क्या करेगा यहाँ से कंट्रोल करेगा। कहाँ से, बंगाल से, ठीक है। आज जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको अपॉइंट किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। लेकिन जो 4 काउंसिल के मेंबर्स थे उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको करेगी ब्रिटिश की पार्लियामेंट। मतलब जो कंपनी के द्वारा जिसको अपॉइंट किया जाता है वो है गवर्नर जनरल, और जो 4 काउंसिल के मेंबर हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, उन्हें करेगी ब्रिटिश की पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट अपॉइंट करती है तो कुछ ना कुछ और उनका कुछ मेन रीज़न होगा अपॉइंट करने का। वो ये था कि अब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो किस पे बेस होगा, वोटिंग पे बेस होगा। वोटिंग मिनटों से कि जो 4 काउंसिल के मेंबर ये और एक आप, इन सारे की क्या होगी, वोटिंग होगी। उसके बाद ही आप कोई भी आप यहाँ पे एक्ट को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। क्योंकि जो लास्ट होगा वही क्या बनेगा, वही फर्स्ट बनेगा। अब जो 4 काउंसिल के मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, वो फिलिप फ्रांसिस और जॉर्ज मॉनसन और जॉनसन क्लेवरिंग और रिचर्ड बैरवेल। ये कैसे 4 बंदे थे जो कि पार्लियामेंट ने क्या करे थे, अपॉइंट करके भेजे थे। कहाँ पे, यहाँ पे 4 काउंसिल के मेंबर्स के रूप में। ये 4 में से 3 मेंबर्स थे जो कि क्या करते थे, ये जलते थे, जेलसी करते थे, चिढ़ते थे किससे, वॉरेन हेस्टिंग से। अगर कोई भी एक्ट यहाँ पे पास किया जाएगा तो इन सब की भी क्या करनी पड़ेगी, वोटिंग होगी। अगर ये 3 इसके अपोजिशन में है तो एक को ये फ्रेंड बनाएगा तो 2 वोटिंग है एक तरफ और एक तरफ 3 वोटिंग, तो क्या हो जाएगा, हमेशा ही क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग हार जाएगा। और ये 3 मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे क्या है, काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमेशा जीत जाएंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट के फर्स्ट नियम में। सेकंड क्या आता है, जो सुप्रीम कोर्ट थी, यहाँ पे क्या बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कहाँ बनाई जाती है, कलकत्ता के अंदर बनाई जाती है। कब, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर। और जहाँ फर्स्ट चीफ था वो था एलिजाबेथ एम्फे। ये क्या था, इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस था, ठीक है। उसके बाद बात आती है जो सुप्रीम कोर्ट थी, यहाँ ये किसके लिए बनाई जाती है, इंडियंस के लिए या फिर यूरोपियंस के लिए। ये इंडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, ये यूरोपियंस के लिए थी, जो कि यहाँ पे इनका जो भी
चर्चा होती थी, जो भी इन पे कोई भी अगर कुछ भी गलत करता था तो वो इस कोर्ट के अंदर अपना जो भी डिसीजंस है वो अपना दिखा सकते थे। ठीक है, तो ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता के अंदर बनी थी 1774 के अंदर, वो यूरोपियंस के लिए थी, इंडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। थर्ड पॉइंट आता है जो गवर्निंग बॉडी थी ऑफ कंपनी की, गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, उसके साइड में कौन आता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कितने मेंबर्स थे, 24 मेंबर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 मेंबर्स थे, जो कि इनका टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया जाता है 1 ईयर से 4 ईयर तक का। पहले ये 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे, 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। प्लस साथ के साथ में क्या हो जाएगा, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होंगे डायरेक्ट सबमिट करेंगे कहाँ पे, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में। ठीक है, जो डायरेक्ट सबमिट करेंगे वो कहाँ करेंगे, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये पहले नहीं बना हुआ था, ये बना हुआ था, ये पहले भी था, लेकिन एक कहते हैं बिल्कुल एक जो इनका एक सीरीज़ होती है उसमें नहीं था। मतलब कोर्ट और जो डायरेक्टर थे वो अपना डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहे थे अच्छे से, जो यहाँ पे एक सीरीज़ में नहीं थे। उसके बाद क्या आता है, जो इसका लास्ट पॉइंट था और जो इसकी प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्रिएट होती हैं, इसमें ये होता है कि जो अब तक यहाँ पे बात हुई वो होती है यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 काउंसिल के मेंबर्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट बन जाता है और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन जाता है COD विद इन किन के 24 मेंबर्स के साथ में। और ये जो 1 to 4 ईयर्स का है ना, और जो 24 मेंबर्स हैं ये 1/4 मेंबर्स हर साल क्या हो जाएंगे, रिटायर होंगे। याद रखना 1/4 मेंबर्स जो होंगे वो एवरी ईयर क्या हो जाएंगे, रिटायर जरूर होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इस एक्ट से क्या प्रॉब्लम्स हुई, ऐसी कौन सी दिक्कत थे जो इस एक्ट को विद रिस्पेक्ट बंदों को झेलनी पड़ी है, सहन करनी पड़ी। वो क्या होती हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हर चीज़ को बोली गई कि आप डायरेक्ट पार्लियामेंट को या फिर इनको भेजो, लेकिन बंदे को तो नहीं पता ना कि कौन किसको भेजने, क्या नाम है उस बंदे का, या फिर कौन सी कमेटी है, कहाँ पे जाएंगे और कौन इसे चेक करेगा, नहीं पता था। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और जो काउंसिल के मेंबर है। अब वॉन हेस्टिंग क्या हो गया था, परेशान हो गया था भाई, 3 बंदे तो उसे चिढ़ते थे कि उसका दोस्त बना, 2 और 3 की रेशियो बनी, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं अपना कोई भी एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता तो बंदा परेशान, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर क्या आता है, एक दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। कब आता है, 1784 के अंदर आता है। और इस एक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि जो गवर्नर जनरल है कहाँ का, बंगाल का, वहाँ पे 3 काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, 1 गवर्नर जनरल और 3 कौन से, काउंसिल के मेंबर्स। अब 1 तो वोट गवर्नर जनरल के और 3 वोट किसकी, काउंसिल के मेंबर्स की। टोटल कितने वोट हो जाते हैं, 4 वोट। अब 4 वोट ये होगी और क्या होगी, अगर ये 4 वोट हो जाती हैं तो एक एक्स्ट्रा पावर दी गई किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और वो कब यूज़ कर सकता है उसका तब यूज़ कर सकता है जब आपकी जो वोटिंग का रेशियो है वो 2:2 की फॉर्म में बनता हो। मतलब 2 वोट इधर और 2 वोट इधर, मतलब फैसला कहाँ का हुआ, ना इधर का ना उधर का। तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एक्स्ट्रा पावर दी गई जिसको बोला गया कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मीन टू से कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एक्स्ट्रा वोट करने का यहाँ पे क्या मिल गया, राइट मिल गया, एक पावर मिल गई, जिसकी वजह से अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तो ऐसे सिचुएशंस के टाइम में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाली वोटिंग है जिस भी एक्ट में लगाई गई है उसको ही यहाँ पे क्या माना जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि क्या है उसको एक कास्टिंग वोट का क्या है, राइट है, उसको पावर मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो अपना पिट्स इंडिया एक्ट आया वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। सेकंड क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में जो कि 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई, जो कि इसलिए बनाई गई ताकि जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या करे, रेगुलेट लगाए, उसका जो वर्क है उसको चेकआउट करती रहे। ठीक है, उसके बाद वो गाइड भी करे, कौन, COD कौन था भाई, कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, गाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन रीज़न था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे 6 मेंबर की एक कमेटी बनाएगी, कहाँ पे, इंग्लैंड में। वो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया के अंदर काम कर रही है। थर्ड क्या आ गया, जो पावर थी पार्लियामेंट की वो रिकॉल कर सकते हैं, किसको रिकॉल कर सकते हैं भाई, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है प्लस 3 काउंसिल के मेंबर हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको किसने अपॉइंट किया था, फटाफट बताओ, उसको अपॉइंट किया था किसने, कंपनी ने। और 3 काउंसिल के मेंबर्स को किसने अपॉइंट किया, पार्लियामेंट के। इसको पार्लियामेंट ने, इसको कंपनी ने। लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पावर है, अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो हम आपको वापस बुलाने की पावर रखते हैं, रिकॉल करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है,
ये चीज़ थी थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है कि जो कंपनी की जो भी टेरिटरीज होगी वो सारी की सारी, जो भी अब तक कंपनी ने अपनी टेरिटरीज को कैप्चर किया वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के नाम पे होंगी। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स पोजीशन इन इंडिया, इस नाम से उनको जाना जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी कंपनी ने टेरिटरीज को कैप्चर किया था उन सबका क्या नाम रख दिया गया, ब्रिटिशर्स पोजीशन इन इंडिया। ये कब हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ था, कौन से एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट्स की। चार्टर एक्ट्स थे, 4 चार्टर आए थे, सबको पता है, 20-20 साल के गैप में आए थे। क्यों आए थे भाई, ताकि जो कंपनी है उनको क्या मिले, यहाँ से हर एक दूसरी कंपनी को चार्टर मिल सके। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चार्टर आता है 1793 में, फिर 1813 के अंदर, फिर उसके ठीक 20 साल बाद 1833 एंड नेक्स्ट 1853। लास्ट चार्टर कब आता है, 1853 के अंदर आता है। लेकिन जो फर्स्ट चार्टर आता है उसके अंदर क्या कहा जाता है, फर्स्ट चार्टर क्या था, 20 ईयर्स के पीरियड मिलते थे कंपनी को, तो 20 ईयर्स का पीरियड फिक्स कर दिया गया, प्लस पावर दे दी गई किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। क्या दे दी गई, पावर। फर्स्ट चार्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं सेकंड चार्टर पे। सेकंड चार्टर आता है 1813 के अंदर। इसमें मेन क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, फ्रांस का बंदा था, फ्रांस के बंदे थे, तो इनके आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल ही रही थे। प्लस यहाँ पे इन्हें क्या क्या कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले, ना करने आने देंगे ना जाएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो जाती है तो ये क्या थे, अलाइन कंट्रीज के अंदर कौन थे, फ्रांस थे। ठीक है, ट्रेड तो करने नहीं देंगे, ब्रिटिशर्स परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो उनका क्या जाएगा, दिमाग जाएगा दूसरी तरफ पे। दिमाग आया कहाँ, इंडिया की तरफ। उन्होंने देखा यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, जो कि मोनोपोली के साथ है। मोनोपोली मिनटों से क्या कि वो एक चार्टर को साइन करवा के लाए थे एलिजाबेथ से, और उसके अंदर क्या था कि हम ही इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया के अंदर, जो कि मोनोपोली थी और क्या कर रही थी, बहुत सारे पैसे बना रही थी, छाप रही थी। तो अब क्या होगा, बंदे को तो जेलसी फील होगा। अब उधर इनको तो हो रहा है लॉस, अगर लॉस हो रहे तो कुछ ना कुछ सिफारिश करेंगे। सिफारिश करेंगे क्या कि भाई हमें भी इंडिया के अंदर जाने दो, हमें भी यहाँ पे ट्रेड करने दो, बोलेंगे। सीधी सी बात इन्होंने बोला। और चार्टर जो एक्ट था 1813 के अंदर स्पेशली इसीलिए आया था। क्या बोला गया, इन्होंने बोला जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो उसकी मोनोपोली है वो एंड हो गई है, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कर दिया गया भाई, कैसे ख़त्म कर दिया, उन्होंने बोला आपके जो दूसरी यहाँ पे ट्रेड करने की मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर रहे हैं, आप सिर्फ मोनोपोली रखेगी किसके, चाय को यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, प्लस दूसरा चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। पहले चाय वाला और दूसरा क्या, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। दो चीज़ों की मोनोपोली रह जाती है। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है एक नया कंसेप्ट यहाँ से बन के आता है, एक नई कंपनीज यहाँ पे एंटर करने लग जाती हैं। एंटर करती हैं तो इंडिया के अंदर क्या बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगी। अगर इंडिया के अंदर फैक्ट्री बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ेगा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अगर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मशीनें आएंगी, मशीनें लगी फैक्ट्री के अंदर, और मशीनें क्या करेंगी, आदमियों से ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं तो फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत ही अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल होता क्या है भाई, कंपनी आई, आने दो, मैन्युफैक्चर कर रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, करने दो, कपड़े अच्छे बन रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, वो भी बनने दो। लेकिन इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इंडिया के जो भी आर्टिस्टियन थे, जितने भी यहाँ पे टेलर्स थे, जितने भी यहाँ पे दूसरे बंदे थे जो कि यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ को डिज़ाइन करते थे बाय हैंड के थ्रू, उनकी सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आपके पास मशीनी की बनी हुई कोई भी स्वेटर होगी तो आप हाथ से बुने हुए नहीं पहनोगे। सेम ऐसे ही हुआ, यहाँ पे बेटर फिनिशिंग वाले कपड़े ज़्यादा बिकने लगे, दूसरे विद रिस्पेक्ट किसके, जो इंडियंस के आर्टिशियंस थे उनके विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इनका काम क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। किसका, जो इंडियन के अंदर आर्टिस्ट थे उनका काम ठप, वो भी सफ़र करने लग जाते हैं। सफ़र मिनटों से क्या, वो सर्वाइव करने लग जाते हैं, उनको अपनी रोजी रोटी चलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ऑप्शन क्या बचता है, ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे तो घुस गए हमारे काम के अंदर, अब क्या करें, हमें कुछ ना दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। दूसरा काम क्या, उन्हें सर्वाइव करने के लिए एग्रीकल्चर को यहाँ पे ढूंढना पड़ा। मिनटों से क्या कि जो एग्रीकल्चर है, कम से कम जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसमें तो इन्वॉल्व नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो क्या कर दिया, वो सफ़र करके एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन को चूज़ करते हैं। और एग्रीकल्चर को चूज़ करने के बाद साथ के साथ में क्या था, गुस्सा था। गुस्सा था तो किसका रीज़न बनेगा, रिवोल्ट का। कौन सी रिवोल्ट, 1857 वाली रिवोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के विद रिस्पेक्ट गुस्सा भर जाते हैं, किसमें, आर्टिशियन में भी। किसकी वजह से, कंपनीज के आने की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो कंपनी थी उसने क्या बोला कि 1 लाख रुपए आप एजुकेशन पे भी खर्च करोगे। किसने, चार्टर एक्ट का जो आपका सेकंड चार्टर आया था उसके विद रिस्पेक्ट। अगर आप यहाँ पे
1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं खर्च किए किस पे, एजुकेशन पे। सेकेंड था यहाँ की जो कंपनी थी इंडिया के अंदर, जो भी नई कंपनी आ रही थी यहाँ पे अपने फैक्ट्री को लगाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनको क्या चाहिए था, स्पेस चाहिए था। अगर स्पेस चाहिएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकली कंट्रोल करना पड़ेगा ना इंडिया में। ऐसे तो नहीं बनाने देगा कोई भी अपने यहाँ पे, अगर बनाने देगा तो आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेगा, कुछ ना कुछ आपसे यहाँ पे क्या लेगा, टैक्स लेगा। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपने स्पेस को बनाया, दैट मीन्स अपने एरियाज़ को जो भी थे इनके उसको एक्सपेंशन किया, साथ के साथ पॉलिटिकली पावर्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 1813 के अंदर जो आपका 1817 से 1888 के बीच में जो कि मद्रास की लड़ाई हुई थी, किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में। मैंने बताया था जब भी ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने जब भी कहाँ पे लड़ाई की थी, मैसूर के अंदर लड़ाई की थी, तो मराठा और जो निज़ाम था वो हमेशा साथ देने के लिए आता है, किसका, ब्रिटिशर्स का। लेकिन एक टाइम आया जो मराठा थे, एंग्लो मराठा वॉर भी होती है। वो क्यों होती है, उसका रीज़न मेन ये था कि जो कि आपके यहाँ पे क्या की थी, फैक्ट्री आ जाती है, फैक्ट्री आ जाती है, उन्हें स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एरिया होना चाहिए उनके पास, एरिया होगा तो फिर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, किसको, वहाँ के इंडियंस को। अगर टैक्स देंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए उन्हें क्या किया, पॉलिटिकली पावर्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मराठा वॉर का जो भी एरिया था, जो भी मराठा जितना भी वो एरिया कैप्चर करके रखते थे, उनको वॉर के थ्रू, जो कि एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानी जाती है, उनके सारे के सारे एरिया को क्या कर लिया, कैप्चर कर लेते हैं। इससे क्या होता है, मराठा का जितना भी एरिया था वो उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो ये सबसे मेन रीज़न था मराठा के साथ वॉर करने का, क्योंकि इस टाइम पे जो कंपनी थी वो इंडिया के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। तो ओवरऑल देखिए तो अपना जो ये चार्टर था वो अपना सेकेंड चार्टर ख़त्म हो जाता है अपने इसके साथ में कि मराठा की वॉर क्यों हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो भी हमें डिस्कशन करना है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ के साथ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।